एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द पोएम्स जो कि गिवन है हमारे चैप्टर अ लेटर टू गॉड में। तो आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसमें एट द एंड आपको दो पोएम्स गिवन हैं जो कि लिखी हुई हैं फ्रॉम बाय अ वेरी फेमस पोएट जो कि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन एक्सीलेंट पोएम, आई पर्सनली लव हिज पोएम्स, और उनमें से ही उनके मास्टरपीस में से दो पोएम्स आपको गिवन है इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। क्लियर? तो उनमें से पहली जो पोएम है दैट इज डस्ट ऑफ स्नो, और इसे बहुत ही ब्यूटीफुली कुछ सर्टेन आई थिंक 8 लाइन्स में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट ऑफ व्यू समझाने के लिए यूज किया है कि भाई जनरली क्या होता है ना, हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए एक धारणा बना लेते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सुपरस्टिशंस है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कुछ ऐसा बात कर रहे हो अच्छा सा या कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हो एंड समबडी स्नीजेज एट दैट टाइम, कोई छींक देता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई इसने छींक दिया, अब काम नहीं होगा, राइट? होता ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? मेरे साथ पर्सनली ऐसे बहुत बार हुआ है कि कुछ मैं बोलती हूँ, सामने वाला छींक देता है और काम बहुत अच्छा होता है। तो ये धारणा है, सुपरस्टिशन है आपके दिमाग में कि भाई ऐसा कुछ होता है, कुछ बैड जो बोलते हैं ना हम कि कुछ गलत चीज़ें आप लिंक कर देते हो किसी के साथ, नेगेटिव चीज़ें लिंक कर देते हो कि छींकना इज नेगेटिव अगर आप कुछ अच्छे काम के लिए जा रहे हो। सिमिलरली, अगर कोई काली बिल्ली, एक ब्लैक कैट जो है आपका रास्ता काट लेती है और आप अगर उस रास्ते से गुजर जाओ तो कुछ गलत होगा। अरे भाई ये क्या बात हुई, राइट? ब्लैक इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, राइट? एंड ब्लैक कैट्स आर ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो उसका क्या काम था भाई, वो तो जनरली जा रही थी अपनी जगह से। अब आपने एक क्या करा, उसके साथ धारणा जोड़ दी है कि भाई एक काली बिल्ली रास्ता काट के जाएगी तो आपके साथ कुछ गलत होगा। तो ये सो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने एज नेगेटिव जो है जोड़ ली है कुछ चीजों के साथ। इसी के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ब्यूटीफुली अपना आइडिया सामने रखा है कि उनके हिसाब से ये सब चीज़ें जो हैं वो सही हैं, या फिर क्या सच में ऐसा होता है कि आप जो नेगेटिव सोचते हो कि इसके साथ ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्लैक क्रो देखते हो, ब्लैक ही होता है क्रो, जब आप क्रो देखते हो, कौवा देखते हो, तो हम उसको जोड़ते हैं विद अ सिंबल ऑफ डेथ, राइट? हम बोलते हैं ना कि जब किसी अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी को, हमारी फैमिली में कोई चला जाता है, वी लॉस्ट समबडी वेरी स्पेशल, तो हम क्या करते हैं, हम किसी ना किसी एक बोलते हैं ऑस्पिशियस डे पे कुछ अच्छा बनाते हैं और हम वो क्रो को खिलाते हैं, राइट? क्योंकि हम क्रो को सिंबलाइज करते हैं फॉर डेथ। सिमिलरली, एक ट्री होती है जिसे आप कहते हो हैमलॉक ट्री, जो बहुत पॉइजनस होती है। तो हम हैमलॉक ट्री को कभी भी पॉजिटिव वे में यूज नहीं करते, हम बोलते भाई ये बहुत पॉइजनस है, तो दिस इज रिलेटेड टू समथिंग नेगेटिव। तो ये सारी चीजें क्या सच में ऐसा ही होता है कि भाई अगर ये दिख जाए, क्रो दिख जाए, हैमलॉक ट्री दिख जाए, तो कुछ ना कुछ गलत होगा? इसी पे बेस्ड बहुत ब्यूटिफुली रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम लिखी है जिसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो। तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि भाई डस्ट ऑफ स्नो में जो पोएट हैं वो आपको क्या बताना चाहते हैं। सिमिलरली, हम एक प्रॉपर समरी देखेंगे इस पोएम की, एंड एट द एंड आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है आपकी एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ आवर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड देन वी विल मूव टू आवर पोएम डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर? ऑल राइट। तो ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये लिखी गई है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। ही इज अ ब्यूटिफुल poet. So Dust of Snow is a beautiful short poem written by Robert Frost. Very nice poet he is, and same way उन्होंने अपनी poem में proof किया है Dust of Snow. Robert Lee Frost was born on March 26, 1874, and he died on January 29, 1963. Was an American poet. ये क्या थे? एक अमेरिकन पोएट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर पता हो ना तो अच्छी बात होती है पोएट की, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? तो हमें पता है भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो है, उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मास्टरपीस लिखा है विच इज व्हाट, अ डस्ट ऑफ स्नो। लेट्स सी भाई कि ये डस्ट ऑफ स्नो है क्या, व्हाट इज that particular thing which the poet wants us to see, understand, and what is that he wants to convince us, right? चलिए देखते हैं what is the poem all about. So the poem says, the way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. हैमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस सा ट्री है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई जो हैमलॉक ट्री है उस पे स्नो होगा, ठीक है? सपोज ये जो पोएट हैं वो कहीं ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे स्नोइंग हो रही है, एंड देयर अ हैमलॉक ट्री इज प्रेजेंट। अब हैमलॉक ट्री पे स्नो है, बर्फ है, ठीक है?
अब उस ही हैमलॉक ट्री से एक क्रो जो है या तो उस पर उड़ के ऑलरेडी बैठा होगा और उससे एकदम से उड़ के जा रहा होगा, या फिर हो सकता है वो सडनली जब पोएट उस पेड़ के नीचे से जा रहे थे, हैमलॉक ट्री के नीचे से जा रहे थे, तभी क्रो जो है वो उस पर बैठा, जिसकी वजह से जो स्नो है उसकी डस्ट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि हम मिट्टी की बात कर रहे हैं, डस्ट धूल की बात भी नहीं है, डस्ट का मतलब है जो स्नो है, बर्फ है, उसके जो अंश गिरे, स्नोफॉल हुआ, उसको हमने यहाँ डस्ट की तरह, सॉरी पोएट ने यहाँ पे डस्ट की तरह सिग्निफाई किया है, राइट। तो हमें यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि जैसे ही मैं जा रहा था, क्रो ने क्या किया, उसने हैमलॉक ट्री पे जो स्नो थी वो मेरे ऊपर गिरा दी। अब देखो यहाँ पर क्रो भी आपने बोला नेगेटिव के साथ लिंक्ड है, आपने बोला यहाँ हैमलॉक ट्री भी नेगेटिव के साथ लिंक्ड है, तो भाई दो दो नेगेटिव हो गए तो कुछ तो गलत होने वाला है, राइट। तो यहाँ सबसे पहले ग्लॉसरी में देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। हैमलॉक इज अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। हैमलॉक ट्री जो होते हैं उसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं एंड इट इज वेरी पॉइजनस ट्री। एंड रूट का मतलब अभी हम देखेंगे, अभी हमने देखा नहीं पैराग्राफ, क्लियर। हैज गिवन माई हार्ट a change of mood and saved some part of a day I had rued. rued का मतलब क्या है, held in regret। यानी यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि जैसे ही क्रो ने हैमलॉक ट्री पे प्रेजेंट स्नो मेरे ऊपर गिरा दी, वो किसी भी कारण से गिराई हो, उसी वक्त पोएट के जो मूड है उसमें चेंजेस देखने को मिले उनको। दिस हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। उनके हार्ट में, उनके दिल में जो मूड उस वक्त चल रहा था, जो उनकी जो बोल सकते हो सिचुएशन थी उस वक्त, जो भी सोच चल रही थी, उसमें एक बहुत ही चेंज आया। क्या वो चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव? एक्सपेक्टेड क्या है, नेगेटिव होगा, बट क्या बोल रहे हैं पोएट आगे, एंड सेव्ड सम पार्ट, और बचा लिया कुछ हिस्सा, किसका, ऑफ अ डे आई हैड रूड, जो दिन मेरा खराब हो गया था, जो दिन में मैंने रिग्रेट यानी पछतावे में मैंने पूरा दिन बिताया, उस दिन का एक पार्ट इस इंसिडेंट ने बचा लिया, सेव कर लिया। यानी कि ये जो इंसिडेंट हुआ है क्रो का स्नो को गिराना मेरे ऊपर, वो भी हैमलॉक ट्री से, ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं था बल्कि बहुत पॉजिटिव चीज हुई भाई। जो पूरा दिन मैंने बर्बाद किया, वेस्ट किया इन रिग्रेट, उसका सम पार्ट जो है सेव हो गया। यानी कि जो दिन मैं बोल सकता हूँ इस पूरे दिन का जो अच्छा पार्ट था वो यही था कि भाई जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो इट इज बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को ऑलरेडी सोच लेते हो कि भाई अब तो नेगेटिव होगा ही, तो भाई होगा ही। क्यों? क्योंकि आपने एक्सपेक्ट ही नेगेटिव किया था, आप उस एनर्जी के साथ गए थे, इसीलिए कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, आप अगर पोएट की बात से सहमत हो जाओ और आप ये चीज़ सोच लो कि भाई कोई चीज़ सिंबलाइज नहीं करती नेगेटिव को, इट्स ऑन यू कि आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हो। क्लियर? तो हमेशा अगर कोई ऐसी चीज़ आपको देखने को मिलती है जहाँ पर कोई ना कोई सुपरस्टिशन जो है जुड़ा हुआ है कि भाई ऐसा हुआ तो कुछ नेगेटिव होगा ही होगा, डोंट टेक इट एज इट इज, उसे वैसे ही एक्सेप्ट मत कर लो। जस्ट सी कि आपके साथ क्या हुआ एंड देन काइंड ऑफ मेक अ नोशन अबाउट इट। ठीक है? तो एक प्री कंसीव्ड नोशन यानी कि पहले से ही जो सोच बनाई जाती है ना, वो मत रखो, बल्कि पहले एक्सपीरियंस करो, आपके लिए जैसा एक्सपीरियंस रहा ना वैसे उसको ट्रीट करो। क्लियर? तो ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुली समझाती है इस थॉट को। ऑल राइट, तो दिस वॉज द पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ लेट्स सी द समरी इन वेरी क्विक टाइम। ठीक है? डस्ट ऑफ स्नो इज अ ब्यूटिफुल शॉर्ट पोएम written by Robert Frost. This poem tells that even a simple moment has a large significance. एक छोटे से मोमेंट का भी बहुत बड़ा असर हो सकता है, राइट? पूरा दिन जो पोएट ने रिग्रेट में बिताया, उसमें एक छोटी सी चीज़ होने की वजह से जो उनके मूड में चेंजेस देखने को मिले, तो उस मोमेंट ने उनके पूरे दिन को चेंज कर दिया। The poet has mentioned crow and hemlock tree in this poem. किन दो चीज़ों की बात हुई है? crow और hemlock tree की। Crow signifying his depressive and sorrowful mood. Crow क्या बोलता है? Crow जो है सिग्निफाई करता है डेथ, सैडनेस, राइट? तो यहाँ पर crow जो है क्या सिग्निफाई कर रहा है? पोएट का वो मूड, वो सोरोनेस। ठीक है? एंड हैमलॉक ट्री क्या है? एक poisonous tree. Both these signify that poet was not in a good mood. और ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि पोएट एक अच्छे मूड में नहीं थे। यानी इनडायरेक्टली ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव के साथ जुड़ी होती हैं, और हमने पोएट की एक जो नेगेटिव मूड है उसके साथ भी इनको जोड़ा, क्योंकि वी हैव अ प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट इट, राइट? And so he describes the dark
depressive and bitter side of nature to present his similar mood। और इसीलिए वो अपने मूड को, जो भी उनका उस वक्त सिचुएशन था, उसको सिग्निफाई करने के लिए ये डार्क डिप्रेसिव जो नेचर के साइड्स हैं, हैमलॉक ट्री, क्रो, इनको उन्होंने यूज किया है। क्लियर? ऑल राइट। The poet says that once he was in a sad, depressive mood and was sitting under a hemlock tree। एक बार पोइट कह रहे हैं कि मैं बहुत ही सैड डिप्रेसिव मूड में था और मैं एक हैमलॉक ट्री के नीचे बैठा था। A crow sitting on the same tree shook off the dust of snow. There are small particles of snow that remain on the surface of after the snowfall। जैसे ही स्नोफॉल होता है तो उसके बाद क्या होता है, थोड़ी बहुत स्नो बच जाती है, राइट? तो वो स्नो जो है एक डस्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो जैसे ही पोइट हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे, उसी वक्त क्रो आया और उसने शूक ऑफ, यानी कि उसने थोड़ी बहुत स्नो जो है, डस्ट जो है, वो पोइट के ऊपर गिरा दी। Remain on the surface on the poet। This simple action changed the poet's mood। और ये एक छोटा सा मोमेंट, छोटे से एक्शन ने पोएट का पूरा मूड चेंज कर दिया। He realized that he had just wasted a part of his day repenting and being lost in sorrow। उनको उसी वक्त रियलाइज हुआ कि भाई मैं अपना पूरे दिन का एक पार्ट जो है वो वेस्ट कर चुका हूँ, सिर्फ यही सोचते हुए कि रिपेंट करना, यानी कि बहुत पछताना और दुखी होकर कि भाई ऐसा हो गया, क्यों हो गया। पर उससे मिलेगा क्या, राइट? अगर आप एक ही चीज को लेकर बार बार रिपेंट करते जाते हो, यू गेट नथिंग, राइट? तो वैसे ही पोएट को रियलाइज हुआ दैट ही वाज वेस्टिंग अ पार्ट ऑफ हिज डे बाय जस्ट repenting। Clear? But the change in his mood made him realize that he should utilize the rest of the day in some useful activity। But इस चीज की वजह से एक मूड में चेंज आया पोएट के, और उनको लगा कि नहीं भाई, मुझे अपना बाकी का दिन एक यूजफुल एक्टिविटी में बिताना चाहिए। His sorrow was washed away by the light shower of snow dust। जो एक शार हुआ ना, एक छोटा सा शार, किसका? डस्ट ऑफ स्नो का। इस वजह से उनका मूड जो है वो एकदम से चेंज हो गया। His spirit was revived and he got ready to utilize the rest of the day। और उनकी जो सोल है, जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, वो एकदम से चेंज हो गई, रिवाइव्ड, ठीक है? और फिर क्या हुआ? एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे। क्लियर? यानी यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई क्रो है, हैमलॉक ट्री है, नेगेटिव चीज़ों से लिंक्ड है। होगा क्या भाई, पोएट पे जैसे ही स्नो हैमलॉक ट्री से गिरेगी बाय अ क्रो, होगा क्या? नेगेटिव ही कुछ होगा। बट हुआ क्या? उल्टा पोएट जो ऑलरेडी एक नेगेटिविटी से पूरे सराउंडेड थे, सौरों से सराउंडेड थे, दुखी थे, रिपेंट कर रहे थे, उसी वक्त इन दोनों चीज़ों की वजह से, क्रो और हैमलॉक ट्री की वजह से जो स्नो गिरा, और उस स्नो ने जिस तरीके से उनकी सोल को रिवाइव किया, स्पिरिट को रिवाइव किया, एंड एवरीथिंग चेंज्ड फॉर द पोएट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यही हमारी स्टोरी का मेन मॉरल है। क्लियर? ऑल राइट। Now we have been given certain questions. Let's solve them. What is a dust of snow? What does the poet say has changed his mood? And how has the poet's mood changed? 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? दूसरा क्वेश्चन कि पोएट क्या बोल रहे हैं, किस चीज ने उनका मूड चेंज किया? एंड थर्ड थिंग, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? भाई ऐसा क्या हुआ कि पोएट का मूड चेंज हो गया? तो पहले पार्ट का जो आंसर है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है भाई? द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। जो स्नो फ्लेक्स होते हैं ना, छोटे छोटे, उन्हें आप बोल रहे हो क्या? डस्ट ऑफ स्नो। फिर पूछा है कि क्या हुआ जो पोएट का मूड चेंज हो गया? द सडन शार इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। जो सडन शार हुआ डस्ट ऑफ स्नो का पोएट पे, उसकी वजह से उनका मूड चेंज हो गया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? अब क्या हुआ है चेंजेस पोएट के मूड में? अब उनका मूड कैसा है? सो द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। उनका जो मूड था वो बहुत दुखी थे, अब वो एक खुशनुमा में हो गया, बिल्कुल चेंज, हैप्पी हो गए वो। और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि जैसे मैंने अपना अदर पार्ट ऑफ द डे जो है रिपेंट करने में वेस्ट कर दिया, मैं बाकी का डे जो है उसे एंजॉय करूंगा, एक यूजफुल एक्टिविटी में इन्वेस्ट करूंगा। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोएट है, उन्होंने नेचर को किस तरीके से दिखाया है इस पोएम में? The following questions may help you to think of an answer। अब हमको इसी क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है, ठीक है? पहला क्वेश्चन, What are the birds that are usually named in poems?
ठीक है, कौन कौन से बर्ड्स होते हैं जो आप पोएम्स में ज़्यादातर देखते हो? डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन इन पोएम्स? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो को मेंशन किया है, बाकी पोएम्स में भी क्रो को मेंशन किया जाता है? वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? और आप जब भी एक क्रो के बारे में सोचते हो, आपके दिमाग में क्या एक इमेज फॉर्म होती है? चलिए आंसर करते हैं। Frost presents nature in a very different manner in the poem. Obviously बहुत different है, right? कोई poisonous tree, कोई crow को क्यों यूज करेगा पोएम में जब ये दोनों नेगेटिव चीज़ों से लिंक्ड है, बट पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली इन दोनों चीज़ों को यूज किया है। अभी किसकी बात हो रही है? क्रो की। तो हम बोल रहे हैं नेचर को बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। Generally, poets take the birds and trees which are known for their beauty and good qualities. ज़्यादातर पोइट्स क्या करते हैं, वो नेचर की उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ट्रीज़ हो या बर्ड्स हो जो कि ब्यूटीफुल हो, जिनकी जो क्वालिटी है वो पॉजिटिव क्वालिटी के लिए जाने जाते हो। जैसे कि पीकॉक, पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, राइट, कलरफुल बर्ड। पैरट, cuckoo, मैना एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। यानी बर्ड्स जो बहुत ब्यूटीफुल होती है, जिनकी वॉइस मेलोडियस होती है, जिनको उनकी ब्यूटीफुल चीज़ों की वजह से जाना जाता है, उन्हीं बर्ड्स को पोएट यूज़ करते हैं। दूसरी बात, जो ट्रीज जो है फुल्ली ब्लॉसम करती हो, फ्लावर्स हो, ग्रीनरी हो, ब्यूटीफुल हो, किसी ना किसी तरीके से जो है लोगों के काम आते हो, उन्हीं को पोएट्स यूज़ करते हैं। क्लियर? बट हेयर फ्रॉस्ट हैज़ टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या किया है, उन्होंने बिल्कुल अलग तरीके से नेचर को यूज़ किया है। ही चोज अ क्रो विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स। उन्होंने क्रो को यूज़ किया अपनी पोएम में, जो ज़्यादातर पोएम्स में यूज़ नहीं होता है। Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. क्रो को हम बोलते हैं भाई ये ब्लैक इन कलर है, और ब्लैक को हमेशा पता नहीं क्यों नेगेटिव ट्रीट किया जाता है। माय फेवरेट कलर इज ब्लैक, आई डोंट नो व्हाई इट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। तो क्रो ब्लैक कलर का है, पहली बात। दूसरी बात, विच इज़ नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स विथ वेरी हार्श वॉइस। क्रो की आवाज़ भी कैसी होती है, बहुत हार्श होती है, राइट। आपने सुनी होगी हो, जब क्रो जब बोलता है उसकी आवाज़ चुभती है, राइट। तो उसकी वॉइस भी अच्छी नहीं है, यानी ये भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, एंड इज बिलीव टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन। और गलत जो बैड सिंबल्स होते हैं डेथ के लिए स्पेशली, सिग्निफाई किया जाता है किसको? क्रो को। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरोफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड। तो कैसी इमेज फॉर्म होगी भाई? एक सॉरोफुल, डिप्रेसिंग, सैड पिक्चर्स फॉर्म होती हैं अगर हम क्रो के बारे में सोचते हैं। यानी क्रो को सोच के किसी के भी दिमाग में ब्यूटीफुल इमेज फॉर्म नहीं होती है, बट फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने उन्हें यहाँ पर यूज किया है। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, अगेन व्हाट इज अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री क्या है, हमें ऑलरेडी मीनिंग पता है। ऐसा ट्री जो पॉइजनस होता है, जिसमें वाइट फ्लावर्स होते हैं, राइट। Why does not the poet write about more beautiful trees such as maple tree, oak tree or a pine tree? जैसे बाकी के पोएट्स जो हैं मेपल, ओक, पाइन, इन ब्यूटीफुल ट्रीज का यूज़ करते हैं अपनी पोएम्स में, वहीं रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक ऐसे ट्री का यूज़ क्यों किया है जो कि है हैमलॉक ट्री, जिसका लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। सो हैमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस प्लांट विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ऑलरेडी हमको पता है। नाउ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड नॉट चूज टू यूज एन ओक, maple or pine tree. Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. क्यों भाई? Actually, he did so to present his mood and feelings. क्योंकि उनको अपने मूड, अपने फीलिंग्स को प्रेजेंट करना था इनडायरेक्टली, कि भाई मेरा मूड कैसा था पहले, एक पॉइजनस ट्री की तरह, एक क्रो की तरह, जिन्हें हम हमेशा नेगेटिव की तरह ही देखते हैं, वैसा था मेरा मूड, राइट। तो वो मूड को सिग्निफाई करने के लिए उन्होंने किसी भी ब्यूटीफुल बर्ड या ब्यूटीफुल ट्री का यूज नहीं किया। क्लियर? ऑल राइट। Next part of the question is, what do the crow and hemlock represent? Joy or sorrow? Obviously sorrow, right? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stand for? वो dust of snow जो है वो क्या signify करता है? So the crow and hemlock tree represents sorrow and depression felt by the poet in this materialistic world. ये जो materialistic world है, हर चीज़ में हम जो है feelings, humanity, इन सब पे नहीं जज करते। हम किस पे जज करते हैं भाई? कितना कौन रिच है, कितना सक्सेसफुल है, जॉब कितनी अच्छी है, सैलरी कितनी अच्छी है, इन सब चीज़ों पे हम जज करते हैं इंसान को, राइट। वो कितना हैप्पी पर्सन है, उसका नेचर कितना अच्छा है, वो कितना वेलकमिंग है, उस पर आप कभी जज नहीं करते। जज किस पे करते हो? मटीरियलिस्टिक
चीज़ों पे। तो पोएट भी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने मूड को क्रो और हैमलॉक ट्री की मदद से सॉरो और डिप्रेशन सिग्निफाई करने के लिए यूज करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है, एकदम से डस्ट गिरी और उसका मूड चेंज हो गया पोएट का, यानी कि जो एकदम से जो जॉय, नेचुरल एनर्जी, यानी अगर आप चाहो तो हर हमेशा अपने अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी का एटमॉस्फेयर रख सकते हो। आप खुद इतने हैप्पी रहो कि कोई भी बुरी चीज़ आपकी लाइफ में आए फिर भी आप खुशी खुशी उसे टैकल कर लो। यही चीज़ यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो बता रही है। The dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. यानी कि क्रो और हैमलॉक ट्री से एकदम से डस्ट ऑफ स्नो की बात हुई, यानी सैड, डिप्रेसिंग, सॉरोफुल मूड से पोएट का एकदम से जॉयफुल हो जाना, ऑप्टिमिस्टिक हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, ये सब सिग्निफाई करता है डस्ट ऑफ स्नो। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई टाइम आया जब आपको ऐसा लगता है कि अब सब खत्म, hopeless, depressed, right? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? और क्या फिर एकदम से उस दिन ऐसा कुछ होता है जो आपका मूड चेंज कर देता है, आपको लगता है नहीं यार, there is hope, there is something good? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। There have been innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. बिल्कुल हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है कि इतनी बार ऐसा लगता है ना कि भाई क्यों हैं हम, कुछ किया ही नहीं जिंदगी में। जब आप किसी ऐसे इंसान को देख लेते हो जो आपसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, किसी ऐसे की बात सुन लेते हो जो आपसे छोटा होता है बट उसको बहुत कुछ आता है, आप क्या करते हो, आप फील करते हो यार मैं क्या हूँ यार, यूजलेस हूँ, होपलेस हूँ, जो कि गलत है। ठीक है, तो इस तरीके के हमेशा हर किसी की लाइफ में सिचुएशंस आते हैं। Sometimes such moments were aroused by other people's behavior and attitude and sometimes due to my own conduct. कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, दूसरे के किसी पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे के किसी एक्शन की वजह से, बिहेवियर की वजह से आपको लगता है आप गलत हो, और या फिर क्या होता है आप खुद ब खुद अपने अंदर वो नेगेटिविटी डेवलप करते हो, यार मेरे में कुछ अच्छा है ही नहीं, ना तो मैं सिंगर हूँ, ना डांसर हूँ, ना अच्छा पढ़ाई करता हूँ, ना कुछ कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं, आप में कुछ तो अच्छा होता है जो आप ढूंढने में टाइम नहीं लगाते हो, बल्कि टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ये सोचने में कि मेरे में ये क्वालिटीज नहीं है। On one occasion when I was very upset, I went out for a walk. एक दिन क्या हुआ, एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब मैं बहुत अपसेट था तो मैं वॉक करने के लिए बाहर गया। While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embracing and feeding him. तो मैं जैसे ही पार्क में वॉक कर रहा था, मैंने देखा एक बच्ची जो है एक पपी को, डॉग के जो बच्चे होते हैं उनको जो है बहुत प्यार से सहला रही थी, एंड शी वॉज फीडिंग देम विद समथिंग। दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज्ड माई मूड। ये जो छोटा सा मोमेंट था जॉय का, जो ये एक पेट और एक ह्यूमन बीइंग शेयर कर रहे थे आपस में, उसकी वजह से मेरा मूड जो है वो चेंज हो गया, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। और बाकी के दिन के लिए मैं बहुत खुश फील कर रहा था। आई ऑल्सो ज्वाइन द टू एंड प्लेड विद देम। और अपनी खुशी को और बढ़ाने के लिए, अपने आगे के दिन को और ज़्यादा मेमोरेबल बनाने के लिए मैं भी उस डॉगी और उस बच्ची के साथ खेलने लग गया। क्लियर? तो एक सैम्पल आंसर है, आप चाहो तो अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। इन शॉर्ट ये पोएम बहुत पॉजिटिव है, आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए है कि अगर अभी एग्जाम का स्ट्रेस भी है ना, तो ये मत सोचो कि भाई कुछ नहीं होगा एग्जाम में, नहीं, ये सोचो भाई मुझे जितना आता है उस पर तो वर्क कर लूँ, अभी से तो स्टार्ट कर लूँ पढ़ना, बाकी का टाइम चला गया बट अभी भी टाइम कंप्लीट खत्म नहीं हुआ है, बहुत टाइम बचा है जब मैं अपना 100% दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, जिस वजह से मेरे एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये पोएम से आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी कुछ डेवलप हुआ हो कि हाँ भाई ऐसा होता है और मुझे अब क्या करना है। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic which is dust of snow, यानी कि ये जो poem है आपको first chapter में mentioned है, a letter to God में। We are very much clear with the meaning, the summary and what poet wanted us to know. Clear? अब एक और poem है इस chapter में, Fire and Ice, जो कि हम discuss करेंगे in the next video. Till then take care of yourself, और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी। Thank you so much for watching. Bye.